हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सतीश गुप्ता, राजतलक आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस समय चल रहा है हमारा एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस टारगेट बैच 2026 और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, एक ऐसा टॉपिक जो एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस में प्री में भी जुड़ा हुआ है और मेंस में भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एमपीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर। इन परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं। और जो हमारा एक और संस्थान है जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाता है, जिसका नाम है ईएसबी, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको पुराना नाम जिसका व्यापम है। तो उसमें भी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्री के दृष्टिकोण से भी और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आवश्यक हो जाता है इस टॉपिक पर हम गहनता के साथ तैयारी करें। और राजतलक आईएएस एकेडमी निरंतर की भांति आज भी आपको ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास के रूप में उपलब्ध करा रहा है। तो इस क्लास की बात करें तो ये क्लास कंटिन्यू के रूप में 1 जुलाई 2025 से चल रही है। निरंतर इस क्लास को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आपका मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन बेहतर हो, क्योंकि एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का लगभग 40 से 50% योगदान है। उसके जीएस के पेपर, फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स की बात करें या हम मेंस के पेपर की बात करें, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, उसमें भी मध्य प्रदेश का अच्छा खासा वेटेज पूछा जाता है। तो बिना मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के आप पीपीएससी का अपना स्वप्न पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इसको हम गहराई से जानें। और गहराई से जानने के लिए राजतलक आईएएस अकेडमी हमेशा प्रतिबद्ध है। तो श्रेष्ठ अध्ययन सर्वश्रेष्ठ अध्यापन के रूप में इसमें तैयारी करवाई जाती है, वो भी न्यूनतम शुल्क के साथ। और जहां आप लाखों फीस जमा करते हैं दूसरे संस्थानों में, उसकी अपेक्षा यहाँ पर कम फीस में और बेहतर तैयारी इसमें करवाई जाती है। और साथ में बात करें यहाँ पर, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में यहाँ पर क्लासेस उपलब्ध हैं। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नवंबर में इसका विज्ञापन एमपीपीएससी परीक्षा 2026 का जारी हो जाएगा। और अगर आप एमपीपीएससी में परीक्षा में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने हितैषियों का, अपने परिवारजनों को सपना पूरा करके एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ें और आपको बेहतर तैयारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। और कारण ये है कि विगत वर्षों में कुछ संस्थानों ने लाखों फीस आपसे प्राप्त की है और आपने तैयारी की और विवाह स्वप्न दिखाए गए, लेकिन देखा गया कि आप प्री तक का सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि आपने 2 साल 3 साल वहां पर रह करके तैयारी की है। इंदौर जैसे महंगे शहर का खर्चा भी उठाया परिवारजनों ने आपके, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता से, प्रारंभिक सफलता से तक वंचित रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं सतीश गुप्ता आपसे 20 साल के अनुभव के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। और एक वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में, तो 80% से अधिक आपके क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, उतना करवाने का एक कमिटमेंट करता हूं। तो न्यूनतम फीस, मतलब यानी कि मिनिमम फीस, मैक्सिमम स्टडी और इक्वल टू श्योर सिलेक्शन, उस दृष्टिकोण से हमारे राजतलक आईएएस में अकेडमी में तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ के रूप में जो इंदौर के जाने माने फैकल्टी है वो जुड़े हुए हैं, और साथ में मेरा अपना 20 साल का अनुभव है। तो मैंने खुद एमपीपीएससी प्री में 85 क्वेश्चन यानी कि 170 नंबर प्राप्त किए हैं जीएस फर्स्ट पेपर में। उसके आधार पर दावे पर बोलता हूं कि आपको 80 प्लस तो मैं करवा ही सकता हूं। अगर एक सही मार्गदर्शन मिले, सही आपकी तैयारी हो, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। और अपने अनुभव के साथ आपसे जुड़ूंगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हम 4 घंटे की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेशन। तो करीब लगभग 7 से 8 घंटे की क्लास हो जाती है टोटल। इसी तरीके से ऑनलाइन में भी कोशिश है कि ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एक सपना लेकर के आए थे इंदौर शहर में और 2-3 साल रहे भी, परिवार के लोगों ने खर्चे भी उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं पीएससी में कम वैकेंसी आने की वजह से और कहीं ना कहीं सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो निराश होकर के वापस लौट गए हैं। लेकिन जो उन्होंने मेहनत की है, तो वो अपना अभी भी एक सपना संजो करके रखे हैं कि हमको अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो शायद हम इसको फिर से एक तैयारी कर सकते हैं। या जो देखिए, कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट भी हो गए। जब एक बार तैयारी की, 2 बार तैयारी की, 3 बार परीक्षा दी और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई व्यापम का जो वनडे एग्जाम है उसकी तैयारी करने लगा है, कोई दूसरे क्षेत्र में चला गया, कोई प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा राजतलक आईएएस एकेडमी के माध्यम से कि आप भले ही दूसरे सेक्टर में चले गए या प्राइवेट में, हो सकता है कि खर्चा चलाने के लिए आप कुछ जॉब करने लगे होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब का एक महत्व है, वो प्राइवेट सेक्टर में कभी नहीं मिल सकता।
ठीक है? मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, तो बेहतर तरीके से इसका अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब का अपना एक प्रभाव है, अपना एक पावर है, अपना एक सम्मान है, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करें। देखिए, आप कितने भी कॉर्पोरेट जगत में चले जाएँ और कितनी भी लग्ज़री लाइफ़ जीने लगें, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, चौराहे पे खड़ा हुआ जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो वो आपकी गाड़ी कितनी भी महँगी गाड़ी हो, कितनी भी लग्ज़री आपकी लाइफ़ हो, कितने भी पैसे वाले हो, तो भी आपको गाड़ी को रोक देगा वो चालान काट देगा। ठीक है? लेकिन अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे आप सिविल सेवा के रूप में बात करें, यूपीएससी से सिलेक्टेड आईएएस, आईपीएस अधिकारी बने या फिर चाहे हम पीएससी की बात करें, पीएससी में भले ही चाहे आप एसडीएम हो, डीएसपी हो या नायब तहसीलदार हो, लेकिन गाड़ी वहाँ पर भी जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब आप क्या नाम चाहिए चौराहे पर जाओगे, तो ट्रैफिक पुलिस वाला उस समय भी हाथ उठाएगा, लेकिन वो हाथ आपको गाड़ी रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सलाम ठोकने के लिए उठाएगा, ये अंतर है। दूसरा एक ऐसा सम्मान मिलता है समाज में या रिश्तेदार में, कहीं पर भी आप किसी भी फंक्शन में जाओगे, ठीक है? तो आपको अपना परिचय नहीं देना कि मैं फलानी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, मुझे इतने का पैकेज है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिंबल ही मध्य प्रदेश शासन आपकी फोर व्हीलर गाड़ी पे लिखा है, यही पर्याप्त है और इतने ही में बगल वाला पूछता है, भाई साहब कौन है? ठीक है? या बहन जी कौन है? या दीदी कौन है? तो ये अंतर है और इसलिए आप इस फील्ड की तैयारी करें और दूसरी बात मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पीएससी एक ऐसी परीक्षा है, अगर वाक़ई आपने सिंसियरली इसकी तैयारी की है, तो आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बना देती, अच्छा इंसान ज़रूर बना देती। तो इसलिए इसकी तैयारी करें और अपने सपने को साकार करें और आज तलक आईएएस अकेडमी के लिए हमसफ़र के रूप में बराबर खड़ा है और आपका कदम ताल साथ देने के लिए तैयार है। इससे आप हमसे जुड़ें, भी हम आपका सहयोग कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, इंदौर जैसे शहर में आए थे और अपना सपना लेकर के आए थे, लेकिन आज किसी न किसी कारणवश से वो वापस चले गए। लेकिन अपनी अभी भी वो सपना संजोए हुए हैं और लेकिन उनको बेहतर घर पर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। वर्चुअल तरीके से हमसे जुड़ें, ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। ऑनलाइन क्लास से मेरी कोशिश रहेगी आपको एक ऑफलाइन जैसा ही माहौल प्रदान किया जाए और एक बेटर गाइडेंस दिया जाए, ठीक है? और मैं अपने बारे में बता दूँ, ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता। कारण ये है कि जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, वो मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ के प्रमुख संस्थानों में पढ़ाया है, ठीक है? और मेरी सरलता ही मेरी विशेषता है। ये मेरी सबसे बड़ी कहना चाहिए विशेषता है और उसी के आधार पर एक बच्चों को क्योंकि मैं भी एज़ ए स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस हर परिस्थिति से गुज़रा हूँ जिससे आप गुज़र रहे हैं। तो इसलिए आपसे मेरा कहना है कि देखिए समय आ गया है। कारण ये है कि जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था कि दैनिक भास्कर पेपर में कल आया था इंदौर के में कि एमपीपीएससी नवंबर में राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की मतलब विज्ञापन जारी करने की कोशिश में है और उसने इस तरीके से संकेत दिए हैं। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालने की कोशिश है उसकी। तो जब ज़्यादा पद आ रहे हैं और नवंबर में विज्ञापन आने की संभावना दिख रही है, तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अगर नवंबर में विज्ञापन आता है तो ये मान के चलिए वो फरवरी मिडवे में एग्ज़ाम ले लेगा। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप जुड़ें, ठीक है? और आप सिंसियरली तैयारी करें, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कारण ये है मान के चलिए जो सुनने में आ रहा है कि 300 प्लस वैकेंसी आएँगी। मान लेते हैं कि 300 ही वैकेंसी आएँगी। मुझे इतना विश्वास है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 300 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है? तो 300 वैकेंसी आएँगी, 20 गुने प्री में लेना है, 6000 बच्चे को सिलेक्शन होना है और 6000 बच्चों का अगर सिलेक्शन होना है, तो आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि ओवरऑल एमपी में 6000 बच्चों में अपना स्थान ना बना पाएँ। क्योंकि आपने 2 साल, 3 साल तैयारी की है, तो एक तो अपने आप को कम ना माने कि हमारे 2 क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन रुक गया, 4 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक गया, हमारे 2 नंबर से सोर्स सिलेक्शन रुक गया, तो आगे नहीं होगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, जिन्होंने फाइनली पोस्ट प्राप्त कर ली, सेकंड ग्रेड की पोस्ट प्राप्त की और उनका प्री में रुक गया। क्योंकि 2 घंटे का साइकोलॉजिकल जो तरीका होता है, कई बार थोड़े-से ओवर कॉन्फिडेंस में आपका सिलेक्शन रुक जाता है और कई बार थोड़ी-सी कमजोरी की वजह से थोड़ा-सा एक टॉपिक हमने कमजोर पढ़ा या वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो सिलेक्शन रुक जाता है। कई बार हमने जो लॉजिकल लगाया 2-4 क्वेश्चन पे वो गलत होने से सिलेक्शन रुक जाता है। कई बार हम परीक्षा को लेकर के घबरा गए उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। कई बार हमने नींद पूरी ना करने की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। जैसे मान के चलिए परीक्षा का प्रेशर रहता है और आपने उस दिन जिस दिन परीक्षा थी उस दिन पता पड़ा आप 4 घंटे नहीं सोए, 2 घंटे नहीं सोए, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपका दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए कूल माइंड से पेपर देना है। तो इसी तरीके की जो कमजोरियाँ हैं या इस तरह की जो गलतियाँ हमारी छोटी-छोटी हो जाती हैं, जो हमारे सिलेक्शन को रोक देती हैं, तो उस भी मेरा एक फ़ोकस रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दूँ और कोशिश ये देखिए कारण ये है कि आज की डेट में ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन मार्केट चल रहा है, ठीक है? मार्केट चल रहा है और उस मार्केट में लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, झांकीबाज़ी खूब चल रही है, ठीक है? लेकिन कारण ये है कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कटु सत्य है,
कटु सत्य ये है कि डॉक्टर और टीचर, वकील जितना पुराना हो, ये 3 लोग कौन-कौन? एक डॉक्टर, टीचर और एक वकील, ठीक है? जितना ज़्यादा पुराने हों, उतना बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराने होंगे या ज़्यादा उम्र के होंगे, इनके पास उतना ज़्यादा अनुभव होगा, ठीक है? आज मैं आपके अपने बारे में बता दूँ, तो 2006 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, 2025 चल रहा है, 2026 आने वाले, लगभग 19-20 साल का अनुभव है। तो हमने वो दौर भी देखा है, जब वैकेंसी 5 साल नहीं आई, ठीक है? हमने वो दौर भी देखा है, जब 2012 से 16 का रिजल्ट रुका रहा, हमने वो दौर भी देखा है, जो 2019 से 23 के बीच रिजल्ट नहीं आए, ठीक है? और पेपर का भी मॉडरेशन देखा है कि पहले पेपर का प्रकृति क्या था, पेपर का प्रकृति क्या है और अपने आप को मॉडरेट भी उस तरीके से किया है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले टेस्ट मैच चलता था क्रिकेट में, उसके दीवाने थे लोग, फिर वनडे आया, आज की डेट में 2020 का ज़माना है, तो ऐसा ही आपका एमपीपीएससी का भी सिलेबस और प्लस पूछने की तरीका दोनों बदले और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हम उस लेवल के, उस अनुभव के साथ लोगों से जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो राजतिलक आईएएस अकेडमी भी वर्तमान में देखा जाए तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है फीस नहीं मतलब सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस, इस तरीके से। तो अगर मैं ये वादा कर रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस, कुछ ना कुछ मेरा अनुभव होगा, ठीक है? मुझे अपने आप पर विश्वास होगा और आपकी मेहनत पर विश्वास होगा। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, उससे डबल मेहनत करने के लिए मैं खुद प्रिपेयर हुआ हूँ। उसके बाद कहना चाहिए इस टाइप का डिसीज़न लिया कि बच्चों में विश्वास कैसे जागे? कारण ये है कि बच्चे ने लाखों फीस जमा कर दी और उसका तरीका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि क्यों ना एक न्यूनतम फीस रखी जाए। तो न्यूनतम फीस रखी गई कितनी? ₹8000 ठीक है? ₹8000 केवल प्रीलिम्स की फीस है, ठीक है? पहले हम प्री की बात करेंगे क्योंकि पहले एक स्टेप बढ़ना आगे है, ज़रूरी है। अगर एक सीढ़ी हमने सफलता के रूप में प्राप्त कर ली, तो फिर दूसरी सीढ़ी के लिए हम तत्काल काम करेंगे, ठीक है? और उसकी तैयारी भी बराबर चल रही है, निरंतर तैयारी चल रही है। पहली कोशिश ये है कि हमारा प्री में सिलेक्शन 2026 सामने है, 2026 के में जो विज्ञापन आने वाला है 2026 के लिए, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हों। तो उसके लिए 8000 फीस रखी है और इसमें मैंने ये प्रावधान रखा है, अभी दीपावली का ऑफर चल रहा है। मेरे नंबर पर मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑफर ये चल रहा है, दीपावली से लेकर के देव प्रबोधिनी एकादशी तक, यानी कि आने वाली देव उठनी एकादशी तक, जिस दिन भगवान जागते हैं, कम से कम उस दिन तो जाग जाइए। अपने सपने को पूरा करने के लिए उस दिन तो जाग जाइए। फीस रखी है उस दिन तक के लिए ₹8000 पूरी, ठीक है? तो अभी से तैयारी होगी और जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए फीस वैलिड रहेगी, ठीक है? दूसरा, इसमें कोशिश ये है कि आपको 80 प्लस क्वेश्चन से ही करवाया जाए, ठीक है? और टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका अनुशासन और आपकी पढ़ाई, ठीक है? ये इसका टर्म एंड कंडीशन है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सिलेक्शन नहीं होता है तो इसकी 50% फीस वापस कर दी जाएगी। यानी कि 8000 में से 4000 फीस तो आपकी वापस कर दी जाएगी। ये मेरा कमिटमेंट है। हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ और उन्हीं के आधार पर कहना चाहिए उन्हीं की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 4000 फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। यानी कि आपको फीस कितनी लग रही है? एक तरीके से 4 महीने की 4000 ठीक है? और क्लास कितनी दूँगा? लगभग 4 ठीक है? तो क्लास लगभग 4 दे रहा हूँ और कहना चाहिए 4000 फीस ले रहा हूँ, तो 1 महीने की आपकी फीस लगभग कितनी पड़ी? ₹1000 आपको पता होगा कि आज 10वीं का बच्चे को भी अगर आप पढ़ाने जाओगे, ट्यूशन के रूप में भी पढ़ाने जाओगे, तो ₹500 प्रति घंटे के हिसाब से लेते हैं। एक ट्यूशन का एक सब्जेक्ट पढ़ाने का ₹500 लेते हैं। तो 4 घंटे का कितना हुआ 2000 मैं आपसे कितना ले रहा हूँ? ₹1000 और उसमें प्लस आपको टेस्ट पेपर दूँगा। टेस्ट पेपर के कॉपी भी चेक करना, प्लस स्पेशल स्टडी कंटेंट मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। तो कहने का मतलब ये कि 4000 फीस ले रहा हूँ, ठीक है? तो कोई आपका घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए नहीं है, कारण ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर 8000 देने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ आपने पौने 2 लाख, 2 लाख फीस भरी थी, वहाँ पर आप फ्री में सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर पाए और मैं 8000 में गारंटी ले रहा हूँ कि 8000 में लेकिन मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेहनत खुद करूँगा, आपसे भी करवाऊँगा। मेहनत आपको करना पड़ेगी और मेहनत के लिए तरीका ये है, ऐसा नहीं कि मतलब हमने ₹8000 जमा कर दी, अब तो सर की ज़िम्मेदारी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और नहीं होगा तो फीस वापस करना पड़ेगी। उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि एक तो आपको अगर ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है? ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले रहे हो, तो ऑफलाइन क्लास के एडमिशन में आपको 90% आपको उपस्थिति आवश्यक है। आपकी प्रेज़ेंटेशन 90% होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने फीस दे दी और 4 दिन के नीचे गायब हो जाएँ कि सर तो कहना सिलेक्शन करवा देंगे। ऐसा मेरे पास कोई ना तो घुट्टी है और ना ही कहना चाहिए ऐसी कोई व्यवस्था है। ठीक है? सीधी-सी बात है, मेहनत मैं खुद करूँगा, फिर खुद से भी करूँगा।
कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, मेंटरशिप का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल भी रहा है राज तिलक आईएएस अकेडमी पे। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि एक तो इस तरीके से, दूसरी बात ये कि आप जो भी टेस्ट पेपर लेंगे डेली, उस एवरेजन आपका 70% स्कोर होना चाहिए, एवरेजन। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी दिन आपने 80% नंबर प्राप्त किए, किसी ने 60 ही प्राप्त कर पाए, पेपर टफ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज 70 हुआ ना, 70% प्लस अगर आप प्राप्त करते हैं नंबर मेरे टेस्ट पेपर में जो भी टॉपिक, और ऐसे नहीं कि आपसे अचानक पूछ लिया जाएगा या कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें 70% स्कोर होना आपका होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपका 90% की उपस्थिति। 90% क्यों रखी? जैसे मान के चलिए किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी कारणवश से नहीं आ पाए तो चलेगा, लेकिन आप सोचो कि एक दिन आए, 2 दिन के लिए गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर हमारी टर्म कंडीशन कहना चाहिए, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर बीच वापस करने की उम्मीद मत करना। लेकिन ये 2 कंडीशन के साथ अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और आप एडमिशन लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर फिर सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बाई दुर्भाग्य, तो आपकी 8,000 रुपए में से 4,000 रुपए फीस वापस कर दी जाएगी। तो इस कमिटमेंट के साथ राज तिलक आईएएस अकेडमी अपनी पूरी तैयारी में है। ठीक है, और अगर वो फ्री में अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको खुद, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको ये देखना है, परीक्षण के तौर पर देखना है, और अगर आप इंदौर जैसे शहर में रह रहे हैं, तो आप आ जाइए, पहले जाँचें, देखें, फिर विश्वास करें और फिर एडमिशन लें। ऐसा नहीं कि मतलब मैं एक दिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बैठाने के लिए तैयार। ठीक है? ये चीज़। दूसरी बात, ये तो है कहना चाहिए ऑफलाइन की व्यवस्था। अगर ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, ऑनलाइन की फीस हमने रखी है वर्चुअल तरीके से, लेकिन उसमें ना तो बच्चा पूरी तरीके से अनुशासन में रह पाता। मैंने देखा बच्चों को, कई बार कोरोना काल में भी लिया, क्लास लिया, तो कई बार बच्चे आंखें मीटते हैं, सब ना देख लें तो उसके लिए करना चाहिए वीडियो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी देख रहे हैं, पता पड़ा सोते सोते देख रहे हैं, पता पड़ा वीडियो चल रहा है, लाइव क्लास चल रही है, मतलब रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, वो सो रहे हैं, कान में कहना चाहिए डाले हैं, कहना चाहिए कान में ईयरबड। ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्लास आपको अगर लाइव जा रही है तो लाइव देखना पड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखना है तो रिकॉर्डिंग भी पूरी देखना पड़ेगी। ठीक है? तो उसकी फीस 4,000 रुपए है। ठीक है? उसकी फीस कितनी है? ऑनलाइन अगर आप जुड़ते हैं तो उसकी फीस 4,000 रुपए है। ठीक है? उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी 1,000 रुपए फीस वापस की जाएगी। ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कारण ये है, इससे मैं बेहतर कहूँगा कि ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं होता है। वर्चुअल क्लास उन्हीं के लिए है, जो इंदौर में आकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हमसे यहाँ पर आकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, और उनकी तैयारी पहले से भी कर रहे हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, वो घर बैठ कर के तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 4,000 रुपए फीस है। और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसमें भी यही कि 90% आपकी उपस्थिति चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहना चाहिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग डाला, आपने देखा ही नहीं। ठीक है? तो कोई हमारे पास घुट्टी नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से तो राज तिलक आईएएस अकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन के रूप में इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है? नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? तो नंबर हमारा जो है वो है 9882692885। तो अगर आपको राज तिलक आईएएस अकेडमी में एडमिशन लेना है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी देखिए, कारण ये है कि ये तैयारी का एक और कारण है, अभी से तैयारी करेंगे तो ही हम, मैंने कहा ना कि देव उठनी एकादशी तक ही मेंटरशिप का ऑफर है, जिसमें हम 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है कुछ टर्म कंडीशन के साथ, तो फिर आपकी फीस 50% वापस कर दी जाएगी। तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्लस हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 96176836 और 7। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर है ये। उसके बाद बात करें तो एक लैंडलाइन नंबर है, इस पे भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। 073149643996, इस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो उसकी अपने बारे में, अपने राज तिलक आईएएस अकेडमी के बारे में को बताना था, इसलिए आवश्यक था। ठीक है? जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश तो आपको निरंतर लाइव उपलब्ध हो ही रहा है। ठीक है? लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो आगे चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक पर आते हैं व्यवस्थित। ठीक है? टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था के ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इसमें आप संपर्क करके हमसे जानकारी और ले सकते हैं एडमिशन के संदर्भ में, राज तिलक आईएएस अकेडमी में अगर एडमिशन लेना है तो। ठीक है? मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। तो एक शब्द है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन से आशय है, उस प्रणाली से है जिसमें सत्ता का राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर निचले स्तर, स्थानीय स्तर पर भागीदार बनाया जाए
तथा ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोगों को अपने क्षेत्र में विकास और समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाए। इस प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने से स्थानीय स्तर के मुद्दों एवं नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन शामिल है। स्थानीय स्वशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल भावना निहित है। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज का आचरण है वो इस प्रकार है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। ठीक है, तो उसी प्रारूप में हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्रियान्वित है। तो जैसे आप देखते हैं कि सेंट्रल में काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, तो केंद्र में केंद्र सरकार काम करती है। उसके बाद स्टेट लेवल पर आप देखते हैं राज्य स्तरीय राज्य सरकारें काम कर रही हैं। स्थानीय लेवल पर शहरी क्षेत्रों में शहरी नगरीय निकाय यानी कि शहरी निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। और पंचायती राज व्यवस्था अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। पंचायत व्यवस्था थी, ठीक है, आपको पता होगा कि गांव में बुजुर्गों की और सयानों की एक पंचायत होती थी। आज भी हमारे आदिवासी समुदाय में पंचायतें हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का राजनीतिक संगठन काफी मजबूत है। उसमें आज भी एक गोइया टट गोइया नाम की पंचायत पाई जाती है और वो टट गोइया पंचायत इतनी मजबूत है कि एक बार कुल जनजाति के लोग एक बार कोर्ट का न्यायालय का आदेश मानने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन गोहिया पंचायत में लिया गया निर्णय उनके लिए सिरोधार होता है। तो इस तरीके की पंचायत व्यवस्था हमें आदिवासी समुदाय में भी देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। जैसा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो मुंशी प्रेमचंद्र जो हमारे ब्रिटिश शासन काल के समय जाने माने साहित्यकार रहे हैं बनारस लम्ही से, उन्होंने अपना एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था पंच परमेश्वर। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें पंच परमेश्वर उसमें एक जुम्मन शेख और अगलू चौधरी थे और दोनों बड़े मित्र थे। ठीक है, लेकिन कारण ये हुआ कि उनका एक विवाद जो पंचों के रूप में आया, तो पंचों के रूप में आया तो जब जुम्मन शेख पंच बने तो उन्होंने अलगू चौधरी के लिए न्याय संगत फैसला सुनाया। उससे उनको काफी बुरा लगा कि ये तो मित्र था तो मेरे पक्ष में बोलना चाहिए था, भले ही मैं गलत कर रहा था। लेकिन जब अगलू चौधरी का मामला मामला जुम्मन शेख के पास गया तो जुम्मन शेख ने सुनाया न्याय संगत फैसला, और जब जुम्मन शेख का मामला अगलू चौधरी के पास गया तो उन्होंने भी न्याय संगत फैसला सुनाया। यानी कि पंचों के मुंह से ईश्वर बोलता है, इसलिए नाम पड़ा पंच परमेश्वर। ये कहानी जरूर सुनना, जरूर पढ़ना अगर कहीं मौका मिले या कहीं पर पढ़ने मिल जाए। मुंशी प्रेमचंद के जो साहित्यकार है ब्रिटिश शासन काल में जो उन्होंने लिखा है वो हमारे लिए एक तरीके से नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाला है, एक जीवन दर्शन के रूप में सीख देने वाला है। ठीक है? तो इसका कॉन्सेप्ट जो है पंचायतों का प्राचीन काल से ही हमें मध्यकाल में प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भी देखने को मिलता है। गांधी जी का भी सपना था कि जो स्थानीय हमारा ग्रामीण समुदाय है, क्योंकि हमारा भारत गांव में बसता है और ग्रामीण भारत की जब तक संरचना चेंज नहीं होगी, कहना चाहिए इसको सशक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक कहना चाहिए हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती। और इसलिए उनका एक सपना था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, और इसको ध्यान में रखते हुए संविधान वेत्ताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निषेध तत्व है उसमें पंचायतों के गठन की बात कही है। ठीक है, जहां तक बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में वर्ष 1992 में केंद्र सरकार के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि संसद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू इसको पारित करवाया गया। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, जो दिसंबर 1992 में पारित हुआ। उसके बाद हालांकि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है वो भी 1993 में लागू हुआ, लेकिन वो शहरी निकायों से रिलेटेड है। त्रिस्तरीय ढांचा की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय ढांचा किस तरीके से पंचायत के रूप में गठित हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में, तो सबसे टॉप पर कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं भारत सरकार। ठीक है, स्टेट लेवल पर कौन होती है? राज्य सरकार। प्रशासनिक ढांचे के रूप में बात करें तो राज्य सरकार संभागों और जिला में बटा रहता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है जिसको हम कह सकते हैं क्या? पंचायती राज। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था
इस टाइप से है, ठीक है। वहीं नगरीय क्षेत्रों में क्या है, नगरीय शासन के रूप में है नगरीय निकायों की व्यवस्था, ठीक है। तो ये है नगरीय राज्य व्यवस्था, नगरीय शासन स्वशासन व्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं, नगरीय स्वशासन व्यवस्था, ठीक है। तो इस स्वरूप में विद्यमान है। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि नगरीय स्वशासन व्यवस्था की हम बाद में बात करेंगे, ये तो चार्ट बना हुआ है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर विद्यमान त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में इस तरीके से विद्यमान है। तो सबसे टॉप पर इसमें होता है जिला पंचायत, जिला लेवल पर होता है। वर्तमान में 52 है, ये 52 है। अब आप कहेंगे कि 52 क्यों है, जिला तो हो गए 55, ठीक है। तो आपको जानकारी ले बता दूं कि 2022 में चुनाव हुआ था पंचायतों का, और उस समय हमारे मध्य प्रदेश के 52 ही जिला थे, ठीक है। अभी जो जिला हैं, तो जैसे मऊगंज की बात करें, पांडुना की बात करें या मैहर की बात करें, तो ये 3 जिला 2023 में बने हैं, ठीक है। तो वहां पर जिला पंचायत अभी गठित नहीं है, यानी कि जो पूर्ववर्ती जिला है, जैसे मऊगंज का रीवा है, सतना मैहर का सतना है, और पांडुना का छिंदवाड़ा है, तो उनकी ही जिला पंचायत अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से इनके लिए काम कर रही है। तो अभी वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं, तो वो 52 है, ठीक है। 2022 में चुनाव हुआ था, आगामी चुनाव होगा 2027 में। तो 2027 में अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 55 जिला पंचायतों का हो सकता है, जब तक एक आध और जिला बन जाए तो फिर 56 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो जिले जरूर हमारे 55 है, लेकिन जिला पंचायतें 52 है, 52 है, ये ध्यान रखना है। जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत कितने हैं हमारे, 313 है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 23,006 है, ठीक है। तो 23,006 है। हालांकि जो 2022 में चुनाव हुए थे वो हुए थे 22,922 पर, ठीक है, 921 पर, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको यही डाटा ध्यान रखना है। नगरीय निकाय की बात करें तो नगर निगम हमारे 16 हैं, नगर पालिका 98 है, और 275 नगर पंचायतें। ये जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ष 2022 के अनुसार बता रहा हूँ, और 2022 से लेकर के 2027 तक यही व्यवस्था चलने वाली है। क्योंकि अभी परीक्षा आप दे रहे हैं, 2025 चल रहा है, 2026 की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यही डाटा ध्यान रखना है। समझते हैं आगे का घटनाक्रम कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं देखिए, कारण ये है कि मेरा समझाने का उद्देश्य केवल प्रीलिम्स नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स तो अपने आप में कोई तैयारी होती ही नहीं। जब हम मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं तो उसका जो वन लाइन फैक्ट होता है वो प्री का हो जाता है। तो यहाँ पर तैयारी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। मैंने आपको बताया कि कहाँ आपको प्री का फैक्ट निकल करके सामने आ सकता है, और किस तरीके से मेंस का भी पूछा सकता है। मेंस का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं क्या होती है स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय शासन व्यवस्था स्थानीय लोगों को सक्षम बनाती है, ठीक है। तो एक तो क्या करती है, एक सक्षम बनाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ग्राम पंचायत है तो सरपंच कौन चुनता है, गांव से ही चुना जाता है, ठीक है। अगर वो सरपंच पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयर नहीं है, तो सरपंच बनने के बाद वो अवेयर हो जाता है, तो एक तरीके से राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। पंच बनते हैं, पंचों को भी बैठने का, जब बैठक होती है कम से कम साल भर में 4 तो होती है, बैठने का मौका मिलता है, तो वो समझ पाते हैं कि ठहराव प्रस्ताव क्या होता है, अप्रूवल क्या होता है, कैसे वो क्या होती है, किस तरीके से विकास कार्य होते हैं, ग्राम विकास समिति क्या होती है, ग्राम रक्षा समिति क्या होती है। तो एक तरीके से राजनीतिक अवेयरनेस करने का काम स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायतें करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और नगरीय पंचायत नगरीय निकाय करते हैं शहरी क्षेत्र में। यह शासन व्यवस्था के निचले स्तर तक की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाती है, ठीक है। तो निचले स्तर की, तो जैसे आपने देखा होगा पहले डोमिनेंट कास्ट चलता था ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभुत्व जाति, प्रभुत्व भी चलता था, डोमिनेंट पर्सन। देखो गांव में उसी का दबदबा हुआ करता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पता होगा हमारी ग्राम पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था है, तो आरक्षण व्यवस्था होने की वजह से सभी को मौका मिलता है। कभी जनरल की सीट आती है, तो कभी ओबीसी की आती है, कभी एससी की आती है, कभी एसटी की आती है। तो इस तरीके से सबको सरपंच बनने का मौका मिलता है। दूसरे महिलाओं के लिए भी 50% हमारे मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिला सीट भी आती है, जैसे मान के चलिए इस बार जनरल पुरुष है, हो सकता है अगली बार ओबीसी महिला है, ठीक है। तो मतलब ना केवल महिला सशक्तिकरण हो रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से कहा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लागू हो रही है, और यही वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा है। स्थानीय स्वशासन से स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाता है। तो जैसे कोई समस्या है, जैसे कोई मान के चलिए कोई गांव है और गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इन पंचायत के माध्यम से स्थानीय लोग अपने तरीके से उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी
विषयता है, इसमें लोगों को राजनीतिक समझ परिपक्वता आती है। तो राजनीतिक समझ परिपक्वता आज मान के चलिए एक कोई व्यक्ति सरपंच बन गया, जो पहले कुछ नहीं जानता था, कभी गई नहीं तहसील, कभी गई नहीं जनपद पंचायत, जानते ही नहीं था कि पंचायत के क्या कार्य हैं। लेकिन सरपंच बनने के बाद उसको पता है कि उसके पावर क्या है, तो मान के चलिए अगली बार वो सरपंच नहीं बना, पूर्व सरपंच है, लेकिन उसको पता है, तो अब जो नया सरपंच बनेगा, अगर वो करप्शन करेगा, तो वो उस पे उँगली उठा सकता है। इतनी परिपक्वता उसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन में सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है? सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण तो होता है। ठीक है? इसके बारे में ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि वास्तविक विकेंद्रीकरण करने में अभी समय लगेगा। जैसे आपको मैं बता दूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को लागू किया गया। इसमें आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम सभाओं का गठन हुआ और उसके माध्यम से एक सशक्त राजनीतिक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बनी। ठीक है? तो उस समय के तत्कालीन जो भारत सरकार के मतलब केंद्र सरकार में जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसके मुख्य आयुक्त का मेरे गृह जिला जो शिवपुरी है, वहाँ पर आना हुआ। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पंचायती स्तर पर हमारे मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की अवधारणा लागू हुई है। ठीक है? तो इसके बारे में क्या कहना चाहें? बोले बढ़िया है, अच्छा है, होना चाहिए और इससे ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक परिपक्वता आएगी। लेकिन एक समस्या है। बोले समस्या ये है कि इसमें एसपी साहब की समस्या है। बोले एसपी साहब तो एकदम से पत्रकार भी चौंक गए कि एसपी का ग्राम पंचायत में क्या लेना-देना? बोले आप मेरी बात को समझे नहीं। एसपी का मतलब मेरा ये नहीं है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है? मेरा मतलब है सरपंच पति, ठीक है? क्योंकि सरपंच पुरुष जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 50% महिला आरक्षण है, तो सरपंच बन तो जाती हैं महिलाएँ, लेकिन आज भी एक जो पुरुषवादी सोच है, आज भी वो घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। वो 4 दीवारों में रखना चाहते हैं, ठीक है? तो जो अब जैसे महिला सरपंच कुछ पढ़ी-लिखी महिला सरपंच बन जाती हैं, वो तो अपने अधिकारों को जानती हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर रही हैं और काम क्या कर रही हैं हमारे मध्य प्रदेश की कुछ महिला सरपंच तो केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है? तो आज की डेट में अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन उस समय का जो दौर था जब इसको शुरू किया गया था, तो उस समय ये समस्या थी कि उस समय जो पुरुषवादी सोच थी वो हावी थी कि सरपंच तो ज़रूर बन गए लेकिन नाम मात्र के सरपंच महिला बनती थी, ज़्यादातर पुरुष ही काम करता था। कई बार ये भी पूछ के आए कि जनपद सीओ ने उनको हड़काया, "भई आप कौन?" बोले, "उनका पति।" तो बोले, "यहाँ क्या कर रहे हो?" जनप्रतिनिधि आपकी पत्नी है, जो महिला सरपंच है, उससे हम बात करेंगे। उस वो है, तुम कौन? ठीक है? तो कई बार विवाद की स्थिति भी ऐसी सामने आई, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में देखा जाए तो विगत 20-25 सालों में इसमें बेहतर काम हुआ है और अब हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी मजबूत स्तर में है। तो इससे वास्तविक विकेंद्रीकरण प्राप्त होता है, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का बोझ का हस्तांतरण होता है। तो जैसे केंद्र सरकार का काम है, बड़े-बड़े काम, प्रोजेक्ट हैं, राज्य सरकार के बड़े-बड़े काम हैं। स्थानीय स्तर पर हर चीज़ को नहीं देख सकते, ठीक है? तो उनका बोझ का कम होता है क्योंकि ग्रामीण विकास जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा तब तक हम भारत के विकास की तस्वीर को नहीं बदल सकते, ठीक है? तो जिस तरीके से अभी वर्तमान में केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री का सपना है कि हमें 2047 तक अपने भारत को विकसित बनाना है। विकसित बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें गाँवों पर विकास करना पड़ेगा और गाँवों पर विकास करना पड़ेगा तो उसके लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है, इसमें शासन की जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो शासन की जन भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएँ हैं। ठीक है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो 22-23 दिसंबर 1992 को संसद में पारित किया गया। यहाँ पे प्री से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? ये इसको आप क्वेश्चन को इस फैक्ट को आप पॉलिटी का फैक्ट कह सकते हैं। इसको फैक्ट आप मध्य प्रदेश का भी फैक्ट मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था का भी फैक्ट कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद ने पारित किया तो ध्यान रखना है आपको 22-23 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा में इसको पारित किया गया। पारित होने के बाद संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि पंचायती व्यवस्था को पंचायत राज को ग्रामीण क्षेत्रों को ये क्या सौंपी जा रही थी जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी ठीक है पावर सौंपा जा रहा था शक्तियां सौंपी जा रही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो पंचायती राज हालांकि बात करें तो जैसे मैंने बताया ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में तो इसका प्रावधान है ही समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समितियां भी बनी जैसे अशोक मेहता समिति बनी है ठीक है सबसे पहले बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति बनी है जिसके माध्यम से 1957 में इसका गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से पहला पंचायत राज जो लागू हुआ था वो हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से और उस समय
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। समय-समय पर इसको और दुरुस्त करने के लिए समय-समय पर समिति बनी, जैसे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी है, इसके अलावा अशोक मेहता समिति बनी है, ठीक है? तो इस तरीके से तो ये लेकिन अभी वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत चल रही है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में, ठीक है? भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ए से लेकर के ओ तक ये 16 अनुच्छेद इसमें सब सेक्शन के रूप में जोड़े गए, ठीक है? ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें इससे रिलेटेड भी आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ग्राम सभा का गठन किस में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 243 ए में। आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो महिलाओं को, पुरुषों को आरक्षण दिया जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी को, तो आरक्षण की व्यवस्था 243 डी में है। पंचायत का लेखा जोखा, ठीक है? तो लेखा यानी कि ऑडिट करवाना, तो ऑडिट करवाने का काम है 243 जे में। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था के लिए, स्थानीय नगरीय निकायों के लिए चुनाव करवाता है, उसका प्रावधान 243 के में। इसी तरीके से बात करें ग्राम पंचायत की, जो बात कही गई है वो 243 बी में है। कार्यकाल जो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है वो 243 ई में है। और राज्य वित्त आयोग, जो ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग की बात करें, जो स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराता है, तो 243 आई में। तो ये 4 5 6 कहना चाहिए, वैसे तो देखा जाए 16 है, ठीक है? लेकिन 5 6 ये अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ता, निर्भरता, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व आदि के प्रावधान किए गए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय रखे गए। कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है, ठीक है? जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि नियम कानून बनाने की शक्ति किसको है? पंचायतों को प्राप्त है। तो इससे संबंधित कितने विषय हैं? 29। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रवर्तित हुआ, यानी कि लागू हुआ। तो इससे संबंधित फैक्ट पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन क्यों लागू किया गया? तो कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये है कि अन्य बातों के साथ-साथ सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, एससी, एसटी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण करने, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने सहित राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के शक्ति युक्त बनाना है, ठीक है? गांवों के सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इस प्रकार भारत में पंचायत राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण प्रशासन में लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? तो इस तरीके से जानकारी ध्यान रखना है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग समितियां गठित की गई हैं, ठीक है? तो बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। देखिए, कारण ये है कि देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, तो देश का आर्थिक नियोजन कैसे किया जाए, तो उसके लिए पंचवर्षीय योजना लागू हुई, ठीक है? अब कारण ये है कि देश का विकास कैसे किया है, तो ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विकास करने के लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया, जो अमेरिका के मॉडल पर आधारित था। 2 अक्टूबर 1952 से इसको लागू किया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है? अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है, ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति गठित की। और बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की? ये की कब के? 1957, ठीक है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष राष्ट्रपति महात्मा गांधी के ग्राम पंचायतों के गठन, मैंने कहा ना कि आर्टिकल कितने में है? 40 में प्रावधान भी है, ठीक है? तो गांधी जी ने कहा था कि स्थानीय लोगों को हमें सत्ता देना चाहिए और वो अपना विकास स्वयं ही कर सके, अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सके, तभी सच्चे मायने में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को यूएस यानी कि अमेरिका की अवधारणा पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन ये अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है? तत्पश्चात देश में पंचायती राज के संबंध में सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सिफारिश की गई। इस तरह पंचायती राज का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत गठन करने का गठन किया गया। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। ग्रामीण नगरों के विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 2 निकाय होना चाहिए। इस निकाय को शक्ति के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी प्रदान करना चाहिए। ये सिफारिशें किसकी थी? बलवंत राय मेहता की थी। तो आप देखेंगे एमपीपीएससी में विगत पेपर के अगर देखेंगे, मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में भी हम ध्यान रखें।
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इस प्रकार नागौर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला बना, जबकि पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जिसमें पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, इन्हीं प्री के फैक्ट आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है प्री में कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई, ठीक है, तो नागौर जिले में हुई, राजस्थान में। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को हुई। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में पूरे राज्य में, मतलब भारत में पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई, तो वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है, पंचायती राज समझ से अन्य समितियां भी बनी है, जैसे अशोक मेहता समिति 1977 में बनाया गया। इसने सिफारिश की कि जिले को सामाजिक आर्थिक इकाई माना जाए, ये सिफारिश रही। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही इसने अशोक मेहता समिति ने। जीके राव समिति बनी, जिसने राज्य विकास परिषद के गठन किया जाए इसकी, और जिला बजट का प्रारंभ हो। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी 1986 में, ठीक है, ये जीके राव समिति का बनी 1985 में, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी बनी 1986 में, जिसमें कहा गया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि किसने कहा कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। हालांकि संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, वो लागू हुआ तब, ठीक है। लेकिन इसकी सिफारिश किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। जीके थुम्मन समिति बनी, जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला अधिकारी होना चाहिए। तो ये समितियों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बारे में डेप्थ में क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपसे पूछ सकता है कि पंचायतों संबंधित समितियों का क्रम बताइए। और सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति दे देगा, अशोक मेहता समिति, फिर जीके राव समिति, फिर लक्ष्मण समिति, जीके थुम्मन समिति। तो इसके क्रम को चेंज करके ऐसे 4 ऑप्शन बना करके भी आपसे प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये फिर 2 मार्क पूछ सकता है इनसे। जैसे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पूछ लिया, तो हो सकता है पूछ ले लक्ष्मीमल समिति, तो आपको बताना पड़ेगा कि लक्ष्मीमल समिति कब बनी? 1986 में बनी, जिसने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये हो गया 2 मार्कर। तो इस तरीके से आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना होगा। तो तत्पश्चात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया संसद में 22-23 दिसंबर 1992 को, और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत पंचायत से संबंधित 29 विषय और 29 विषय 11वीं अनुसूची 29 विषय और 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था अब यहाँ से होता है, अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वो हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने बना के दी है, जो संविधान में व्यवस्था की गई है, उसके संदर्भ में कर रहे थे। तो एक तरीके से पॉलिटिकल बात कर रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था पर बात कर रहे थे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई, किस तरीके से हुई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज को व्यवस्थित और क्रमिक रूप देने के लिए मध्य प्रदेश पंचायती अधिनियम 1962 बनाया गया। ध्यान रखना, हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? नागौर जिले में, राजस्थान में। पूरी तरीके से जो पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कहलाता है आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1962 में, और इसके लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू किया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था पर आधारित था ये कॉन्सेप्ट। हालांकि त्रिस्तरीय व्यवस्था उस समय लागू नहीं हो पाई, ठीक है, बाद में हुई। पश्चात हम और जो हायरार्की है उसके बारे में चर्चा ना करके डायरेक्ट आते हैं। 33वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो आप देखें ये डार्क में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, अब वो दे देगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। और कब से लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 से। फिर जब 24 अप्रैल 1993 को मध्य प्रदेश ने पहली बार अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज को व्यवस्था को स्वीकार किया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, मध्य प्रदेश में नए पंचायती राज व्यवस्था के लिए नवीन पंचायती राज व्यवस्था यानी कि मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 30 दिसंबर 1993 को इसको पारित करवाया गया विधानसभा में, और 24 जनवरी 1994 को लागू हुआ। तो 24 जनवरी 1994 को जब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सिग्नेचर हो गए, तो फिर ये क्या कहलाया? मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993। ठीक है, तो ये लागू हुआ मध्य प्रदेश में। इसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज का गठन हुआ। ठीक है, यह अधिनियम 25 जनवरी 1994 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हो गया। 24 जनवरी को राज्यपाल ने सिग्नेचर किए, स्वीकृति दी। तो जो विधेयक था मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक,
वो क्या बन गया? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है? और 25 जनवरी से हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया और उसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए, जिसमें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 52 जिला पंचायत हैं, 313 जनपद पंचायत हैं, 23,006 ग्राम पंचायत है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? त्रिस्तरीय ढांचा किस तरीके से काम करता है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन होता है। तो किस आधार पर होता है? इसका पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर इसका है कि न्यूनतम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत को गठित किया जाएगा। न्यूनतम 1000 की आबादी पर। यहाँ पर जो आबादी शब्द हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उससे मतलब है मतदाता। इससे मतलब है 18 वर्ष से ऊपर के युवा युवती। ठीक है? तो इस तरीके से तो 1000 होना चाहिए। अब मान के चलिए किसी गांव में 800 ही हैं या 700 हैं, तो आसपास का जो सीमावर्ती छोटा सा गांव होता है जिसमें 200-400 हैं, उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। अगर कोई बड़ा गांव है उसमें 1000 है, 1000 की जगह 1200 है, 2000 है, तो फिर एक ही गांव में एक पंचायत बनती है। क्योंकि इसका क्राइटेरिया है 1000 से लेकर के 4999 तक। 1000 से लेकर लेकर के कम से कम 5000 के अंदर जो भी गांव होते हैं, वहां पर ग्राम पंचायत गठित की जाती है। ठीक है? तो वैसे तो अमूमन एक गांव के लिए एक ही होती है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे गाँव होते हैं, तो 2-3 को मिलाकर के भी एक गाँव, एक ग्राम पंचायत गठित की जाती है। अच्छा, इसके लिए वार्ड्स की संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम 10, अधिकतम 20 तक हो सकती है वार्ड। लेकिन वार्ड में कोशिश ये की जाती है कि जनसंख्या का अनुपात है वो समान हो। जैसे मान के चलिए किसी में 100 हैं, ठीक है? तो 105 हो रहा है, 95 चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक में 100 कर दिया, दूसरे में 200 है, ऐसा नहीं चलेगा। समानुपात के रूप में वार्डों का गठन होता है। ठीक है? तो इस तरीके से है। ग्राम पंचायतों का प्रमुख कौन कहलाता है? सरपंच कहलाता है। एवं ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। ठीक है? तो हर वार्ड के लिए जैसे 10 वार्ड है तो 10 पंच चुने जाएंगे, 15 वार्ड है तो 15 पंच चुने जाएंगे। लेकिन सरपंच कौन होगा? ग्राम का मुखिया कौन होगा? सरपंच होगा, वो एक ही चुना जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से चुनाव कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत में सरपंच एवं पंच का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली से होता है। ठीक है? तो वयस्क मताधिकार प्रणाली से होता है। ठीक है? तो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, मतलब जो लोग हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो वोटिंग करते हैं, करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से चुनाव होता है। होता है, कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, किसी कारणवश से बढ़ जाता है या घट जाता है। आरक्षण की व्यवस्था की बात करें, तो ग्राम पंचायत में चुनाव में वर्ष 2010 से जाति वर्ग संबंधी आरक्षण की व्यवस्था चक्रांत क्रम में की गई। चक्रांत क्रम क्या होता है? रोटेशन प्रणाली। रोटेशन प्रणाली में जैसे मान के चलिए इस बार जनरल का सरपंच बना है, सरपंच मतलब जनरल की सीट आरक्षित हुई है, तो मतलब अनारक्षित हुई है, तो हो सकता है अगली बार ओबीसी की हो, फिर उसके बाद एससी की हो, एसटी की हो, तो ऐसा चक्रांत क्रम में, ताकि समाज में, गांव के समाज में सभी को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है? 2010 से ही हमारे मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 50% महिलाओं की आरक्षण की बात की गई है। मतलब चाहे वो जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, 50% महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। ठीक है? जैसे मान के चलिए इस बार जनरल की सीट है पुरुष की, अगली बार ओबीसी महिला की आएगी। ठीक है? या हो सकता है जनरल की आए लेकिन ओबीसी की आएगी, या एससी की आए तो महिला की आएगी। ठीक है? तो इस तरीके से मतलब जनरल से मान के चलिए चक्रांत क्रम में तो एक तो कास्ट चेंज हो जाएगी, दूसरा कहना चाहिए पुरुष की जगह महिला की सीट होगी। तो इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में ये आरक्षण व्यवस्था है। इस तरीके से आरक्षण का प्रावधान है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है? ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सबसे सशक्त और प्रतिनिधि इकाई होती है। तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद काम करती है, राज्य विधानसभा में विधानसभा काम कर, राज्य में राज्य स्तर पर विधानसभा काम करती है, वैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा हमारे मध्य प्रदेश में काम करती है। और जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है जो 26 जनवरी 2001 से लागू की गई है, उसमें ग्राम सभा को काफी सशक्त बनाया गया है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष भर में कम से कम 4 बैठकें होती हैं। कब होती हैं? हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 26 जनवरी को, ठीक है? गणतंत्र दिवस को, ठीक है? यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को, 14 अप्रैल जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस होता है जिसको हम समता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस का दिन होता है, और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को। तो जी 4 बैठकें तो आवश्यक हैं, इससे ज्यादा तो हो सकती, कम नहीं हो सकती। ये प्रावधान हमारे मध्य प्रदेश में। ग्राम सभा में बैठक की गणपूर्ति quorum 10% होना चाहिए। तो ग्राम सभा में जैसे मान के चलिए 1000 की आबादी वाला गांव है, तो कम से कम जो बैठक हो रही है तो उसमें 100 लोग होना चाहिए, और 100 लोगों में भी कम से कम 33% महिलाएं होना चाहिए, और दूसरे वर्ग जाति के लोगों का प्रतिनिधि भी उस परसेंट के आधार पर होना चाहिए। तभी उसका बैठक को संपन्न माना जाएगा अथवा असफल माना जाएगा।
ठीक है? तो कम से कम जिस तरीके से संसद में भी आपने देखा होगा गढ़ quorum होना चाहिए, मतलब जितने भी सदस्य हैं, जैसे मान के चलिए 543 हैं, तो कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए, तभी उसका गढ़ quorum पूरा माना जाता है। इसी तरीके से इसमें भी माना जाता है। तो जन पूर्ति गढ़ quorum की व्यवस्था इसमें भी प्रावधानित है। ठीक है? ग्राम सभा में बैठक में ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्यों पर विचार-विमर्श, ठहराव प्रस्ताव एवं निर्माण निर्णय लिए जाते हैं। मत भिन्नता की स्थिति में गुप्त मतदान भी करवाया जाता है। तो इस तरीके का प्रावधान है। तो इस तरीके का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्यों पर विचार विमर्श, ठहराव प्रस्ताव और निर्णय लिए जाते हैं। मत भिन्नता की स्थिति में गुप्त मतदान करवाए। तो वैसे तो सर्वसम्मति से निर्णय ले लिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से मत भिन्नता है, तो जिस तरीके से संसद में भी आपने देखा हो किसी विधेयक को लेकर के गुप्त मतदान होता है, विधानसभा में भी देखा, तो वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था है। ठीक है? ये सब चीजें कब चल सकती हैं, कब हो सकती हैं? जब सरपंच अवेयर हो और राजनीतिक रूप से परिपक्व हो। अदरवाइज आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों में वास्तविकता कुछ अलग रहती है। ठीक है? सरपंच रहता है, अपने लोगों को बुला लेता है, उनको चाय नाश्ता करवा देता है और इधर-उधर से कहना चाहिए उस तरीके से गण पूर्ति और quorum की व्यवस्था कर देता है। ठीक है? तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। ठीक है? तो इस तरीके से जानकारी आपको ध्यान रखना होगी। ठीक है? तो इस तरीके से जानकारी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत के शासकीय कर्मचारी होता है जो ग्राम पंचायत के निर्देशन में कार्य करता है। ठीक है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक कर्मचारी होता है वो होता है ग्राम पंचायत का सचिव जिसको सेक्रेटरी कहा जाता है। वो वही ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है। इसके अलावा बात करें तो जो उसका जो कैश बुक वगैरह भरना है, निर्माण कार्य देखना है, ये सब काम करता है। ठीक है? ग्राम पंचायत के में 3 स्थायी समिति होती है, एक सामान्य प्रशासन समिति होती है, एक निर्माण एवं विकास समिति होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति भी होती है। ठीक है? तो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद बात करें जनपद पंचायत, तो मध्य प्रदेश राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी सीढ़ी होती है जिसको कहा जाता है जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत का स्थान आता है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच एक गणिका की भूमिका निभाती है, यानी कि मिडिल की भूमिका निभाती है। जनपद पंचायत के गठन के लिए राज्यपाल की अधिसूचना द्वारा जिले के कुछ खंडों से मतलब है यहाँ पर सेक्शन यानी कि विकास खंड, ठीक है, वो विभाजित करते हैं और प्रत्येक खंड के लिए गठित की जाने वाली पंचायत की इकाई को उस खंड की पंचायत इकाई कहते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक जनपद पंचायत वार्ड घोषित की जाती है। ठीक है? मतलब लगभग कहने से हम कह सकते हैं 50,000 की आबादी पर एक जनपद पंचायत गठित की जाती है। तो इस तरीके का प्रावधान है। इस जनपद पंचायत में कम से कम 10 वार्ड हो सकती हैं और अधिकतम 25 तक हो सकते हैं। चुनाव की बात करें तो जनपद पंचायत वार्ड सदस्य का चुनाव तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, लेकिन जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत वार्ड सदस्यों में से ही किया जाता है और इसका जो प्रणाली है वो कैसी है? वो प्रणाली अपने आप में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली हो जाती है, क्योंकि सीधे जनता जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं करती है। पहले जनपद पंचायत वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जब पंचायतों का चुनाव होता है तो एक व्यक्ति कम से कम 3 वोट डालता है, कई बार 4 भी हो जाते हैं। तो सरपंच के लिए वोट डालता है, ठीक है? जनपद पंचायत वार्ड सदस्य के लिए वोट डालता है और जिला पंचायत वार्ड सदस्य के लिए वोट डालता है। ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और कई बार वार्ड में स्थिति हो जाती है कि निर्विरोध पंच यानी कि मेंबर नहीं चुना गया है किसी ग्राम पंचायत में, तो 2 लोग खड़े हो गए तो उनके लिए फिर वो वार्ड सदस्य के लोग ही चुनाव डालते हैं, वोट डालते हैं। तो इस तरीके से वैसे अमूमन देखा जाए सामान्यतः एक व्यक्ति उस समय जब पंचायत चुनाव होता है तो 3 वोट डालता है। एक सरपंच के लिए, एक जनपद पंचायत वार्ड सदस्य के लिए और दूसरा जिला पंचायत वार्ड सदस्य के लिए। जब जनपद पंचायत वार्ड सदस्य चुन लिए जाते हैं तो इन्हीं में से जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होते हैं, जिसमें जो चुने हुए जनपद पंचायत वार्ड सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया है। महिलाओं में यहाँ पर भी 50% आरक्षण है, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल है और इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था जाति वर्ग के आधार पर चक्रांत क्रम में है। जिला पंचायत की बात करें तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी सीढ़ी पे जिला पंचायत का स्थान आता है। जिला पंचायत राज्य शासन और निचले स्तर पर पंचायतों के बीच एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करती है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत वार्ड क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी जिले की जनसंख्या अगर 5 लाख से कम है, भी कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, किंतु अधिक होने पर जिला पंचायत की वार्ड की सदस्य संख्या कितनी 35 से अधिक नहीं हो सकती है। इसकी भी बात करें तो जिला पंचायत वार्ड सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत अप्रत्यक्ष होता है। सामान्यतः कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष। महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो 50% इसमें भी है और जाति वर्ग के लिए चक्रांत क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से ये पंचायती चुनाव व्यवस्था होती है।
ठीक है? पंचायत की शक्ति और प्राधिकार की बात करें तो राज्य विधानमंडल यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे कि उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। कि उल्लेखनीय है कि संविधान की अनुसूची 11 में 29 विषयों को दिया गया है, जिसके संबंध में पंचायतों को शक्तियों के अनिवार्य रूप से संसाधन किया गया हो, जो इस प्रकार है। कृषि और कृषि विस्तार करना। ये है भूमि विकास एवं भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। ठीक है, तो इस तरीके के काम इसमें दिए गए हैं। लघु वनोपज, लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य संस्करण भी है, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल व्यवस्था, ईंधन चारा प्रबंधन, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन। तो ये 29 कार्य दिए हैं, इनके संदर्भ में भी मेंस में आपसे प्री में पूछ सकता है। शिक्षा और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय यानी कि गांव में भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो जो गांव स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी, जैसे मेले का आयोजन हो रहा है, बाजार का, इसका भी है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व्यवस्था, स्वच्छता का ध्यान रखना, प्रबंध करना, परिवार कल्याण नियोजन, इसके लिए भी काम करती है ग्राम पंचायतें। महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांग, मानसिक और मंदबुद्धि या विकृत व्यक्ति सहित, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए कार्य करना, दुर्बल वर्ग जैसे एससी, एसटी और बीपीएल के कल्याण का काम करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम कहते हैं पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें मतलब राशन की दुकानों का देखरेख करना, और सामुदायिक अस्थियां संरक्षण। अस्थियां यानी कि जो सामुदायिक पूंजी है, जैसे गांव में सरकारी बिल्डिंग है, उसका भी संरक्षण करने का काम ग्राम पंचायतों के पास है। तो इस तरीके से पंचायतें काम करती हैं। तो आज हमने मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संविधान संशोधन के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो राजतलक आईएएस अकेडमी में इसी तरीके की जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहेगा। डेली हम सुबह लाइव आते हैं, ठीक है? तो आप कहना चाहिए हमसे जुड़ें, और अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो राजतलक आईएएस अकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेज उपलब्ध हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, और हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अगर अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको लेक्चर वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।